गायत्री को वैसे ही काफ़ी चिंता हो रही थी क्योंकि उसका पति 11 बजे को कहकर अभी तक ट्रक लेकर नहीं आया था। उसका पति मोहन ट्रक चलाता था। गायत्री को अच्छी तरह पता था कि मोहन रात के समय शराब पीकर ट्रक चलाता है, इसीलिए उसकी चिंता जायज़ थी। आशंकाओं के बादल उसके मन में घिरने लगे थे। ऊपर से मुन्ने का लगातार रोना भी उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा था। गायत्री के पिता ने जब मोहन के हाथों में उसका हाथ दिया था तब मोहन इसी घर में अकेला रहता था और किराए की जीप चलाता था। फिर उसने ट्रक चलाना शुरू कर दिया। गायत्री को आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है जब गायत्री के पिता आखिरी बार बेटी दामाद से मिलने आए तो दरवाज़ा मोहन ने ही खोला। अरे आप आइए आइए, इधर से गुजरा था, सोचा मिलता जाऊं। गायत्री के पिता अंदर आते हुए बोले। गायत्री अपना उभरा हुआ पेट साड़ी के पल्लू से ढकने का असफल प्रयास करते हुए बोली, पिताजी आपकी तबीयत कैसी है अब? मैं ठीक हूँ। बेटे मोहन मेरी एक आखिरी विनती मानोगे? पिताजी मोहन से मुखातिब होकर बोले। जी कहिए। बेटे ईश्वर की कृपा से तुम अब 2 से 3 होने वाले हो। मैं चाहता हूँ तुम शराब छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चे पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जी मैं कोशिश करूँगा। दृढ़ निश्चय करोगे तो कोशिश सफल ज़रूर होगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ। पिताजी खाट से उठते हुए बोले। मैं वचन देता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने के लिए शराब को अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मोहन पिताजी के साथ बाहर आते हुए बोला। दरवाजे की सांकल जोर से बजी। गायत्री की तंत्रा भंग हुई और अतीत से बाहर आई। मुन्ना अभी भी रो रहा था। गायत्री ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक पुलिस कांस्टेबल को देख वह घबरा गई। हिम्मत करके पूछा, क्या है भाई? ट्रक चालक मोहन का घर यहीं है क्या? कांस्टेबल ने पूछा। जी यहीं है, मैं उनकी पत्नी हूँ। गायत्री घबराए स्वर में बोली। आपके पति का ट्रक नदी में गिर गया। जब वह पुल पार कर रहे थे तो अधिक नशे के कारण ट्रक से कंट्रोल खो बैठे। उनकी लाश थाने में रखी है, सुबह आकर ले जाना। कांस्टेबल इतना कहकर चला गया। हे भगवान! गायत्री जमीन पर पखाड़ खाने लगी। हाथों की चूड़ियां स्वतः ही गोल दायरे का रूप छोड़ने लगीं। उसके बाद तो गायत्री की जिंदगी की दिनचर्या ही बदल गई। दिन भर बड़े लोगों के घर में चौका बर्तन करना और रात को 4-4 घंटे सिलाई करना। जब गायत्री दूसरों के घर चौका बर्तन करने जाती तब भी मुन्ना उसके साथ ही होता था। गुजरते समय के साथ मुन्ने की परवरिश भी अच्छे ढंग से होने लगी। 22 वर्ष गुजर गए थे। मुन्ना मुन्ना न रहकर इंजीनियर मोहन हो गया और गायत्री सिलाई मशीन चलाते चलाते 60 वर्ष की बुढ़िया नजर आने लगी। आज बरसों बाद गायत्री के मन में उमंगें थीं क्योंकि उसका बेटा मोहन शहर से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा था। गायत्री ने पूजा की थाली तैयार करके रख ली। बार बार उसकी निगाहें दरवाजे पर जा रही थीं। जब किसी का इंतजार हो तो समय भी पहाड़ सा हो जाता है। गायत्री की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तभी दरवाजे पर साइकिल रुकी और उससे डाकिया उतरकर एक लिफाफा हाथ में लेता हुआ गायत्री की ओर बढ़ाकर बोला, आपकी चिट्ठी। डाकिया चला गया। गायत्री हैरानी से लिफाफा देखती रही, फिर उसे खोलकर एक पत्र निकालकर पढ़ने लगी। लिखा था, पूज्य मां चरण स्पर्श। मेरा आना अभी नहीं हो सका, इसके लिए शर्मिंदा हूँ। मुझे शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर के यहाँ अच्छी नौकरी मिल गई है, साथ ही रहने के लिए फ्लैट और कार भी। माँ, इससे ज़्यादा तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि उनकी लड़की से मेरी मंगनी हो गई है और 10 दिन बाद शहर के एक शानदार होटल में हमारी शादी है। मैं बाद में तुम्हारी बहू के साथ तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। कब आऊँगा यह पत्र द्वारा सूचित कर दूंगा। अपना ख्याल रखना, तुम्हारा बेटा मोहन। पूरा पत्र पढ़कर गायत्री के चेहरे पर एक रंग आया और चला गया। फिर वह जोरों से हंसने लगी। तब तक हंसती रही जब तक फूटकर रो नहीं पड़ी। कई दिन बीतने पर गायत्री को जब आत्मबोध हुआ कि उसे लगा सब कुछ व्यर्थ है, अब उसके फर्ज पूरे हुए, उसे चलना चाहिए। 5 वर्ष बीत गए मगर कोई यह नहीं जान पाया कि गायत्री अपना घर यूं लावारिस छोड़कर कहाँ चली गई। मोहन की शादी को 5 वर्ष बीतने पर भी वह संतान का मुख नहीं देख पाया। डॉक्टरों ने भी उसकी पत्नी रमला को बांझ साबित कर दिया था। मगर एक दिन रमला को पता चला कि काशी में गंगा किनारे का आश्रम में एक साध्वी है जिनका आशीर्वाद ही चमत्कार है। उसने मोहन से उनके दर्शन की जिद की तो मोहन को मजबूर होकर रमला को काशी लेकर जाना पड़ा। काशी जाकर जब मोहन रमला के साथ उस साध्वी के आश्रम में पहुंचा तो उन्हें पता चला कि साध्वी अपने विशेष पूजा ध्यान के कक्ष में है। लेकिन मोहन समय की बर्बादी बेकार समझ रमला के साथ सीधा साध्वी के विशेष पूजा कक्ष में पहुंच गया। वहां साध्वी दरवाजे की ओर से पीठ फेरे ध्यान मग्न बैठी थी। मोहन वहीं कक्ष में एक तरफ बिछे कालीन पर बैठ गया। रमला घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठकर अपना आंचल फैलाकर भर्राए सुर में बोली, माई, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए।
मगर संतान नसीब नहीं हुई। दुनिया बांझ कहती है। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। अपने आशीष से मुझे ममता का वरदान दे दो माई। क्या करोगी बेटी ममता का वरदान लेकर? संतान बड़ी निर्मोही होती है। साध्वी का डूबा सा स्वर उभरा। मोहन इस आवाज पर थोड़ा पहले तो चौंका, मगर फिर सामान्य हो गया। ऐसा मत कहो माई, बड़े भरोसे के साथ आई हूँ आपके पास। रमला गिड़गिड़ाई। पति के पापों का कुछ तो प्रायश्चित देना ही होगा पुत्री। तुम संतान का मुख नहीं देख सकोगी। साध्वी की वहीं डूबी आवाज उभरी। ऐसा श्राप मत दो माई, मेरे पति निष्पाप हैं। रमला के इतना कहते ही साध्वी ने अपना चेहरा घुमाया और ठीक रमला के सामने मुख करके बैठ गईं। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मोहन मुंह से यकायक निकला, माँ तुम? माँ, यह क्या कह रहे हो आप? आप तो कहते थे कि आप अनाथ हैं। आपके माता पिता एक दुर्घटना का शिकार हो गए। आपने मुझसे ऐसा क्यों कहा? रमना ने मोहन से कहा तो उसकी नजरें झुकती चली गईं। गायत्री फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम माँ को भले ही चेहरे से पहचानो, मगर माँ अपने बच्चों को आहट से पहचानती है। मैंने तुम्हें शहर में रहकर अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने का अवसर दिया, मगर अफसोस तुम संस्कार याद नहीं रख सके। मैंने तुम्हारी 3 माह की उम्र से ही तुम्हें अकेले पाला और पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। अपने सारे फर्ज पूरे किए, मगर तुम अपने फर्ज भूल गए। मैं यह सोचकर गर्व करती थी कि आपने अपनी अकेले की मेहनत से अपनी मंजिल पाई, मगर आज मुझे आपकी पत्नी होने पर शर्म महसूस हो रही है। रमला सिसक कर बोली, अब हमारे सत्संग का समय हो रहा है, तुम दोनों जा सकते हो। गायत्री खड़ी होते हुए बोली, माँ मुझे बांझ होने के श्राप से तो मुक्ति देती जाओ। रमला गायत्री के पैर पकड़ते हुए बोली, पुत्री मैं खुद नहीं जानती मेरे मुंह से यह वचन कैसे और क्यों निकले, मगर शायद यही कुदरत का न्याय हो। फिर भी तुम मन में धैर्य धारण कर उसी कुदरत की कृपा की प्रतीक्षा करो जिसने तुम्हें यह श्राप दिया। गायत्री ऐसा कहकर कक्ष से बाहर निकल गई। अपने पीछे छोड़ गई बिलखती रमला और पश्चाताप के आंसू आंखों में लिए मोहन। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।